साथियों, हमारे साथ में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह जी हैं। जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ में खेत मजदूरों का बहुत ही अहम रोल है। तो हम जो खेत मजदूर के जो सवाल हैं उसके बारे में इनसे बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खेत मजदूर के जो हालात हैं वो किस तरीके के थे पहले की स्थिति में। पहले तो ये समझना कि ये खेत मजदूर जिसको हम बोल रहे हैं वो कौन है और वो क्या करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कृषि की बात आती है तो हम किसानी तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। और ये एक ऐसा तबका है जो जनसंख्या के आधार पे, तो जिनकी जनसंख्या 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके अनुसार 14.5 करोड़ के आसपास है, पर किसी भी नीति में, किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका जिक्र तक नहीं आता है। मैं यूँ बोलूँ कि हमारे ग्रामीण भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाशिए पे लोग अपना जीवन जी रहे हैं वो खेत मजदूर है, जिनमें 50% से संख्या जो हमारे वंचित तबके हैं, जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर वंचित तबके हैं, उनमें से आती है। जब हम कृषि की बात करते हैं, जो मुख्य व्यवसाय है ग्रामीण भारत के अंदर, एक तो उसके अंदर किसान है और वो दूसरे लोग हैं जो अपने हाथ से खेत में काम करते हैं, वो खेत मजदूर है। जिनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस हैं, वो दूसरे की खेती के ऊपर काम करते हैं, या जिसका बड़ा छोटा सा अपने पास ज़मीन का टुकड़ा है और जीवन यापन के लिए वो दूसरे की खेती के ऊपर काम करते हैं, ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, उनको हम लोग खेत मजदूर बोलते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वो सबसे हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, तो उनकी स्थिति की कल्पना करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। दरअसल अभी भी जो ग्रामीण भारत की पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर आती है, जिससे हम ग्रामीण भारत की कल्पना करते हैं कि वो गरीब इंसान जिसके पास फटे पुराने कपड़े होंगे, जो किसी दूसरे के खेत पे काम करता होगा, वो अभी भी हमारे खेत मजदूर जीवन वो जी रहे हैं। अब हमारे भारत की आज़ादी के बाद हमने पहला वायदा जो किया था उनसे कि हम उनको ज़मीन देंगे, तो वो ज़मीन की आस लगाए आज तक वो लोग बैठे हैं जिनके पास ना अपनी ज़मीन है, ना अपने पास काम का कोई स्थायी साधन है, और ना ही जिसको बोलते हैं समाज के अंदर अपना सामाजिक रुतबा है। तो वो ज़मीन से और जो अपने रोज़गार के साधन हैं उनसे विहीन एक ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है गांव के अंदर, जो अपने मानव श्रम का उपयोग करता है जीवन यापन के लिए, पर उस मानव श्रम का उपयोग कहाँ करेगा वो भी उसके पास साधन नहीं है। क्योंकि 1990 के आसपास जब 100 दिन का रोज़गार खेत के ऊपर मिलता था, वो आज सिमट कर आ गया है 35 से 52 दिन के बीच में। उनके लिए काम ही नहीं है। इस बीच में जो सबसे बड़ा काम उनके लिए उभर कर निकला था वो था महात्मा गांधी, जो आपका रूरल गारंटी एक्ट के तहत जो काम मिलता है, मनरेगा के तहत काम मिलता है, वो सबसे बड़ा आंदोलन के बाद एक उनके लिए काम निकला था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकारें, हमारी राज्य सरकारें बिल्कुल भी उसके लिए उसके प्रति सचेत नहीं है, उसके प्रति गंभीर नहीं है उसको लागू करे। तो वो जो 100 दिन का एक रोज़गार, एक कानूनी हक उनको मिला था, तो उसके अंदर भी उनकी जो औसतन काम उनको मिलता है वही 50 के आसपास ही रहता है। और तमाम तरह की दिक्कतें, काम करने के बाद उनको वहाँ पे दिहाड़ी नहीं मिलती है, काम करने के बाद कितने दिन उनको महीने वेट करना पड़ता है, फिर बीच में अलग तरह तरह की टेक्निकल दिक्कतें डालकर उनका जो वेज है उनको वो नहीं दी जाती है। ये उनको अभी भी फेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनली भी अभी भी वो सबसे ज़्यादा प्रोन हैं खेत के ऊपर। उनके शारीरिक श्रम का तो शोषण होता ही है, लेकिन उनके तौर पर सामाजिक उनका शोषण होता है। जो खेत मजदूर महिलाएं हैं, जिनका एक बड़ा संख्या महिलाओं का है, वो तो उनके तो तिहरा शोषण उनको करना पड़ता है, का सामना उनको करना पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक और यौन हिंसाएं जो उनके साथ खेत के अंदर होती है वो तो किसी से छिपी नहीं है कि आंकड़ा बताने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं बोलूं कि वो बदहाली के अंदर आज भी जी रहे हैं। तमाम सरकारी दावों के बावजूद, तमाम सरकारी जो आंकड़े हैं उसके बावजूद उनकी हालत आज भी हमारे भारत के अंदर हाशिए के ऊपर है।
दूसरा सवाल मेरा है कि जो खेत मजदूर हैं, जो नव उदारवादी ये नीतियां आई हैं, सरकार लेके आई है अब से हमारे देश में, इन नीतियों से इन खेत मजदूरों के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है? 1990-91 के अंदर जब सबको सपना दिखाया गया था कि एक सुखद भारत हम बनाने जा रहे हैं, जब किसान को ये बताया गया था कि वो अपना अनाज, जैसे आज बताया जा रहा है कि अपने आसपास की मंडी के अंदर ही नहीं, वो दूसरे प्रदेश में बेचा जाएगा, तो उसमें बताया जाता था कि दूसरे देशों में भी वो पहुंचा पाएगा, वहां से उसका सामान आ पाएगा। ऐसे ही सपने खेत मजदूर को दिखाए गए थे कि अब तो धन की कमी नहीं रहेगी। खेत मजदूर जब उसके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़मीन नहीं है, आय का साधन नहीं है, तो वो उसका जीवन बड़ा डिपेंड करता है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और वो योजनाएं क्या हैं? वो है शिक्षा, वो है स्वास्थ्य, बुढ़ापा पेंशन, वो उसके साथ साथ जो डिपो के अंदर राशन मिलता है, वो सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है, जिसके ऊपर जीवन निर्भर करता है खेत मजदूर का, जिसके ऊपर जीवन निर्भर करता है ग्रामीण मजदूरों का। लेकिन 1991 के बाद हम क्या देखते हैं कि जब ये नई उदारवादी नीतियाँ आई हैं, ये अपने आप में अकेली नहीं आई हैं, बहुत सारी शर्तें साथ लाई हैं। और उसकी पहली शर्त थी कि जो कल्याणकारी राज्य के अंदर ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको कैसे हमने कम करना है। तो आज हम देखते हैं कि सारे सरकारी स्कूल जो कमज़ोर हुए हैं, भारत के अंदर स्कूलों के अंदर 37% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि खस्ता हालत स्कूलों की है। उसका पहला शिकार अगर कहीं हुआ है, शिक्षा से महरूम हुआ है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर हुआ है, तो वो खेत मजदूर का बेटा बेटी है जो से महरूम हो गया है। ये जो लगातार स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ है, उसका प्रभाव पड़ा है खेत मजदूर के जीवन के अंदर। ये जो हमारे सार्वभौमिक PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसको आपने लक्षित कर दिया, टारगेटेड कर दिया, उसका अगर प्रभाव पड़ा है तो खेत मजदूर के जीवन के अंदर पड़ा है। उसका जो कुपोषण था, वो कुपोषण और बढ़ता गया है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। पहले जो एक वेब था सरकारी योजनाओं का, उसको बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, उसको विधवा पेंशन मिलती थी। अब हमने बोला है कि उसके लिए अलग अलग कंडीशंस रख दी हैं। मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना ही खेत मजदूर के लिए इतना बड़ा जी का जंजाल हो गया है कि बहुत सारे खेत मजदूर पात्र होने के बावजूद बुढ़ापा पेंशन नहीं ले पाते हैं, पात्र होने के बावजूद वो विधवा पेंशन नहीं ले पाते हैं, पात्र होने के बावजूद बहुत सारी सरकारी स्कीमें का वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो नव उदारवादी नीतियों के चलते सरकार जो सब्सिडी के अंदर लगातार कमतर करती जा रही है, उसका ये एक बड़ा प्रभाव है कि खेत मजदूर का जीवन और असुरक्षित हुआ है, ज़्यादा अनिश्चित हुआ है और काम के अंदर और ज़्यादा कमी आई है। पहले ही ये जो लगातार मशीनीकरण हुआ है हमारी खेती के अंदर, जिसके चलते उसके काम के अंदर कमी आई है, और अब वो खेत के ऊपर भी काम कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे भी काम कर रहा है, और वो लोकल माइग्रेशन जो शहर ग्राम से टाउन के अंदर जाना, शाम को वापस आना, या 1 महीने के लिए 2 महीने जाना फिर वापस आना, वो वापस आया है। और सबसे बड़ा शिकार हुई हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाएं का एक बड़ा हिस्सा जो खेत मजदूरी करता था, वो अपने काम से वंचित हो गया है इन नीतियों के चलते। तो कुल मिलाकर, और उससे भी बड़ा अगर आप देखेंगे, अगर आप आंकड़ा देखेंगे, तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि उसको ज़मीन की आशा थी, छिटपुट लैंड रिफॉर्म हुए हैं, पर पिछले 25 साल के अंदर इन नीतियों ने क्या किया है कि उन भूमि सुधारों को पलटा है। भारत के अंदर जो आपके खेत मजदूर जो बोल रहे थे कि जिनको पट्टा मिलना था वो तो मिला नहीं, पर जिनको पहले से जो छोटा किसान था, जो सीमांत किसान था, वो भी अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर हुआ है और ज़मीन का केंद्रीकरण हुआ है 25 साल के अंदर, पिछले साल के 25 सालों के अंदर। एक छोटा सा आंकड़ा अगर मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, 2001 से 2011, 2001 to 2011 के अंदर जो आपके खेत मजदूरों की संख्या के अंदर 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और उसका मुख्य कारण क्या है? वो जो किसान अपनी ज़मीन बेचकर, सीमांत किसान, छोटा किसान जो मजबूर हो रहा है अपनी ज़मीन बेचने के लिए, तो अपनी ज़मीन की मलकियत से वो भी जा रहा है और वो खेत मजदूरों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है। मायने कि फिर ज़्यादा काम के लिए कंपटीशन। अगर खेत मजदूरों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ज़मीन कुछ हाथों तक सीमित हो रही है, ग्रामीण इलाके के अंदर काम की कमी हो रही है, उसके मायने है कि वो जो आपका काम है, काम के दिन कम होते जाएंगे,
काम की जो मजूरी है, जो मजदूरी उसको मिलनी चाहिए, वो और कमतर होती जा रही है, कम होती जा रही है। और मनरेगा के ऊपर और ज़्यादा यानी कि भार बढ़ रहा है। और हमारी सरकारों की नीति, ये नवउदारवादी नीति के चलते मनरेगा जैसी स्कीम तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो एडवोकेट्स हैं इस नवउदारवाद की नीति के। तो अब एक बड़ा हमला मनरेगा के ऊपर भी है। खेत मजदूरों की, भारत के जो ग्रामीण किसान हैं, ग्रामीण पुअर है, उसकी ये डिमांड है कि इस मनरेगा को मजबूत किया जाए, इसके अंदर 600 रुपया दिहाड़ी और 200 दिन का काम दिया जाए। पर जो हमारी सरकारें हैं वो उसको कमज़ोर कर रही हैं। अभी क्या आ रहे हैं आपके जो सुझाव कि मनरेगा का फंड जो है, जो इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुई है, उसकी तौर और मोड़ दिया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिससे और ये कमज़ोर होगा। तो इन नीतियों के चलते जो पहले से असुरक्षित जीवन था खेत मजदूर का, और ज़्यादा असुरक्षित हुआ है, और ज़्यादा अनसर्टेनिटी उसके अंदर आई है। और जो सरकारी सहायता अभी तक उसको मिलती रही थी, उससे वो दूर होता आया है। और एक बार फिर उसी चक्कर के अंदर अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर पाएगा, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो कुपोषित होगा, पीडीएस और कमज़ोर होगा तो और ज़्यादा उसका जीवन असुरक्षित होगा। तो एक विशेष साइकिल के अंदर उसका जीवन फंस गया है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये जो 3 खेती के जो कानून हैं जो सरकार लेकर के आई है, इससे खेत मजदूरों को क्या नुकसान होगा? हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जो कृषि कानून हम बोल रहे हैं, ये कृषि से जुड़े जरूर हैं, लेकिन ये पूरे देश की व्यापक जनता को प्रभावित करते हैं। और बहुत पहले दिन से अगर आप देखेंगे, खेत मजदूर इस आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आप दिल्ली के अंदर बॉर्डर के ऊपर जाइए, सिंघू के ऊपर, शाजापुर के ऊपर, टिकरी के ऊपर, पलवल के ऊपर, या फिर गाजीपुर के अंदर, या फिर राज्यों के अंदर जो मोबिलाइजेशन हो रही है और जो अलग अलग जगह पे लगातार निरंतर इंडेफिनिट धरने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर जाइए तो आप पाएंगे एक बड़ी संख्या इसके अंदर खेत मजदूरों की है जो इसके अंदर शिरकत कर रही है। हालांकि बहुत सारे जो सिद्धांतकारी लोग हैं उनको ये अजीब सी बात लगेगी, हमें ऐसा लगता है कि किसान और खेत मजदूर के बीच में टकराव है, वो उसकी मजदूरी को लेके, उसके जो श्रम का दाम उसको मिलना चाहिए उसको लेकर टकराव रहता है। पर ये जो हमारा अनुभव है ये हमें बता रहा है कि खेत मजदूर ने समझ लिया है कि इस तीनों कानूनों का कितना बड़ा प्रभाव उनके जीवन के ऊपर होगा, इसलिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो इस लड़ाई के अंदर है। और इसके हमें समझना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस एकता को जो तोड़ने की लोग कोशिश करते हैं उनके प्रचार के खिलाफ इस चीज़ को समझना। अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो पहला जो इसका प्रभाव पड़ेगा, जब ये तीनों एक्ट को अगर हम मिलाकर, तीनों जो कानून हैं उनको मिलाकर देख रहा हूँ मैं, जो मंडियों का कानून है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, और जो एसेंशियल कमोडिटी के अंदर बदलाव किया है, इन तीनों कानूनों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो पहला जो खेत मजदूर को क्या चाहिए, काम। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, बड़ा कॉरपोरेट आएगा, अदानी या अंबानी आएगा, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फार्मिंग लेगा बड़े किसान से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करेगा। और अभी जो खेत मजदूर उसके ऊपर काम कर रहा था उसको भी काम से बेदखली उसकी हो जाएगी, वो काम से निकल जाएगा, काम के जो दिन हैं वो बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा मशीनों का प्रयोग होगा। एक दूसरा, जब आएगा आपका बड़ा कॉरपोरेट, जो पूरी हम चर्चा कर रहे हैं कि उसका एकमात्र जो उद्देश्य होगा वो मुनाफा होगा, ना देश की खाद्य सुरक्षा होगी, ना उसकी अनाज होगी, और उसका जो मुनाफा होगा तो मुनाफे के लिए वो देखेगा कि कैसे कम मजदूरी, कम काम के अंदर ज़्यादा, कम लोगों के साथ ज़्यादा काम करवाया जा सकता है। तो उसकी प्राथमिकता क्या होगी? उसकी प्राथमिकता धान उगाना नहीं होगी, उसकी प्राथमिकता कपास उगाना नहीं होगी, जिसके अंदर ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, ज़्यादा मज़दूरों को काम करवाने की ज़रूरत है। वो ऐसे फसलों की पैदावार करेगा जिसके अंदर कम मजदूरी, जिसको बोलते हैं लेस लेबर इंटेंसिव, जिससे लेबर डिस्प्लेसमेंट होगी, ऐसे वो जो फसलें हैं उनको उगाएगा, जिसका सीधा प्रभाव जो हमारा खेत मजदूर है उसके जीवन के ऊपर पड़ेगा, और वो काम फिर वो कम होता जाएगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे, ये जो टेनेंट
जिसको आप बोलते हैं बटाईदार किसान, ये जो टेनेंसी के ऊपर काम करते हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, जिसका बड़ा हिस्सा कौन है? ये टेनेंट फार्मर, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। मैं खेत मजदूर हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं दूसरे ज़मींदार के पास जा रहा हूँ, उसके साथ मैं टेनेंट फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिप्लेस करेगी। अब वो मेरे साथ नहीं करेगा खेत मजदूर के साथ, वो किसके साथ करेगा? वो करेगा बड़े कॉरपोरेट के साथ। और ये पूरे के पूरे जो बटाईदार किसान है, जिसका जीवन खेती से चलता है, उस बटाईदारी खेती से चलता है, वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये तिहरा हमला हमारे काम के ऊपर होगा। एक दूसरा, जो हम न्यूनतम वेज की लड़ाई पूरे भारत के अंदर लड़ रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आना चाहिए जो तय करे कि खेत मजदूर की क्या दिहाड़ी होनी चाहिए तमाम राज्यों के अंदर। अभी भी तय होती है पर वो कहीं लागू नहीं होती। उसकी जो लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, जब आपका MSP ख़त्म हो जाएगा, APMC नहीं बचेगा, सरकारी मंडी नहीं बचेगी। सरकार जितना भी बोल दे कि आपको MSP मिलेगा, पर MSP घोषणा करना और MSP की प्रोक्योरमेंट करना दो अलग चीज़ें हैं। अभी भी तो MSP की घोषणा होती है पर उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। और जब सरकारी मंडियां सीमित हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियां बढ़ जाएंगी, जैसे सरकारी स्कूल कमज़ोर हो गए हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ गए हैं, तो उस समय सरकार MSP चाहे दोगुना बताए, पर जब खरीदने वाला कोई नहीं होगा, और अदानी और अंबानी तो MSP के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वो तो सीधा बार्गेन करेंगे और किसान बार्गेनिंग की स्थिति के अंदर होगा नहीं। हम सब जानते हैं जब उसको रखने के लिए स्टोर नहीं है तो खेत के अंदर जब आड़ती पहुंचता है तो वो अपनी मर्जी पे खरीदता है, जब मार्केट उसके अंदर मंडी के अंदर पहुंचता है तो उसको सरकारी रेट और उसके ऊपर बोली लगा के खरीदना पहुंचता है। तो जब उसको MSP नहीं मिलेगा किसान को, और MSP मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, MSP स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2+50 मतलब C2 मतलब कंप्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर तमाम तरह का श्रम मतलब परिवार का भी, और जो खेत के अंदर हायर किया है खेतीहर मजदूर, उसके श्रम का दाम भी इंक्लूड होता है। जब किसान को MSP मिलेगा तो उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर जो खेत मजदूर का मिनिमम वेज है उसके अनुसार उसको दाम मिलेगा। तो हमारी जो लड़ाई है इसकी न्यूनतम वेतन की, न्यूनतम मजदूरी की, वो उससे मजबूत होती है। जब MSP नहीं होगा, किसान के पास उसका जो न्यूनतम दाम है उसका फसल का नहीं मिलेगा, तो हमारी लड़ाई उससे कमज़ोर होती है खेत मजदूर की। इसलिए जब MSP रहेगा तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और ये जो कानून है वो MSP को एक, जिसको बोलेंगे तख्ती के ऊपर लिखा हुआ शब्द के तौर पर छोड़ देंगे, सरकारी फाइल के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन धरातल पे उस पर कुछ नहीं मिलेगा। और हम खेत मजदूरों की जो लड़ाई है मिनिमम वेज की, वो और कमज़ोर हो जाएगी। पूरी चर्चा से अभी तक स्पष्ट हो गया है कि ये जो आपका तीनों कानूनों को लागू करने के बाद सरकारी खरीद के अंदर कमजोरी होगी, कम सरकारी खरीद होगी, क्योंकि मंडी के अंदर प्राइवेट के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। जब सरकारी खरीद कम होगी तो आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए राशन के अंदर कमी आएगी। जो आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास दोगुना राशन है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा स्टोर के अंदर पड़ा है, मैं यहाँ पर ये जरूर इंगित करना चाहता हूँ कि दोगुना राशन होने से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम खाद्य सुरक्षा हमने मुकम्मल हासिल कर ली है, क्योंकि भारत के अंदर एक तरफ तो दोगुना राशन भी स्टोर के अंदर पड़ा है जितना स्टॉक चाहिए, पर वहीं भारत के अंदर कुपोषण भी है, वहीं भारत के अंदर हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार भी है। और हम अब तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोल रही हैं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हम में से बहुत सारे भारतीय कुपोषण की तरफ जाएंगे, भुखमरी की तरफ जाएंगे। तो फूड स्टॉक तो है पर लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। तो जब PDS नहीं रहेगा, PDS के अंदर राशन नहीं मिलेगा, PDS के लिए राशन नहीं बचेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण भारत के अंदर खेत मजदूर और ग्रामीण जो पुअर है, ग्रामीण गरीब है, उसका जीवन किस तरफ जाएगा। और ये आज की लड़ाई नहीं है, पहले ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बोल रही हैं कि भारत बहुत सारी सब्सिडी देता है PDS के लिए। पहले मैंने बोला कि वो सार्वभौमिक से लक्षित कर दिया, चंडीगढ़ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर पहले ही ये कोशिश की कि अनाज के बदले पैसे DBT के तौर पर बैंक के अंदर डाले जाएं, वो फेल हो गया, सरकारों ने वो फेल हो गया। अब फूड कूपन की बात की जा रही है, तो पहले ही उसके ऊपर दबाव है कि आप राशन मत खरीदो, तभी तो मंडी खत्म कर रहे हैं ना, आप राशन मत खरीदो,
एसेंशियल कमोडिटी के अंदर प्राइवेट की राशन खरीदने की लिमिट को ख़त्म कर दिया कि प्राइवेट जितना मर्जी खरीदे, सरकार राशन नहीं खरीदेगी। और जब पीडीएस के अंदर राशन नहीं होगा, बोलेगा फूड कूपन देंगे, हम आपको अनाज के बदले पैसे देंगे। वो जो अभी हमें 2 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, 10 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, मार्केट के अंदर वही 20 रुपये किलो मिलेगा। तो ये पीडीएस भी एक तरह से सिंबॉलिक रह जाएगा, जिस तरह से गैस की सब्सिडी सिंबॉलिक रहेगी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो गैस की सब्सिडी तो हमने चलो सहन कर ली क्योंकि लकड़ी ग्रामीण भारत के अंदर मिलती है, पर अनाज जब नहीं मिलेगा तो ग्रामीण भारत का जो अभी भी कुपोषित है वो कुपोषण की ओर तरफ धरातल में धंसता चला जाएगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको आ जाएगी। 2, अगला जो प्रश्न है जो मैं बार बार बोल रहा था कि ज़मीन एक ऐसा मसला है जिसको हल किए बिना हम ग्रामीण भारत की गरीबी, ग्रामीण भारत के विकास की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। जब अभी हम बोल रहे हैं कि सरकार से लड़ाई है, वन माफिया से लड़ाई है, भू माफिया से लड़ाई है, भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में लगातार लड़ाई देखने को मिलती है। जब ग्रामीण किसान, ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर है वो लड़ाई लड़ता है कि मुझे ज़मीन चाहिए, कब्जा भी करता है, फिर कोर्ट में भी लड़ता है। पर जब कारपोरेट चला जाएगा, ज़मीन के मलकियत उसकी हो जाएगी, कारपोरेट किसानी करेगा, कारपोरेट खेती करेगा, तो लड़ाई कारपोरेट से होगी। और जब लड़ाई कारपोरेट से होती है तो हमने देखा है पूरे भारत के अंदर मजदूरों का कैसे कत्लेआम भी किया जाता है। और उसी तरह का अत्याचार, उसी तरह का बड़ा तीखा संघर्ष इन कारपोरेट्स के खिलाफ हमें करना पड़ेगा। पूरा डायमेंशन, ज़मीन का जो प्रश्न का पूरा डायमेंशन है वो पूरे का पूरा बदल जाएगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और अंत के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव किया है, जिससे सीधी आपने छूट दे दी है अपराध करने की कि आप जमाखोरी भी कीजिए और आप मार्केट के अंदर रेट भी बढ़ाइए। सरकार ने खुद ही खुली छूट दे दी है। जो अभी तक अपराध था वो बाद में अपराध ऐसे ही है कि पहले तो एक चोर चोरी करने जाता है, आईपीसी के अंदर वो एक्ट धारा है तो वो चोरी है, अगर वो आप हटा देते हैं तो वो चोरी व्यवसाय हो जाएगा। जिस तरह से ये व्यवसाय हो जाएगा जमाखोरी होगी। अपनी मर्जी से जब इच्छा होगी प्राइवेट कॉरपोरेट की, जिसके पास बड़ा गोदाम है, वो कृत्रिम कमी पैदा करेगा मार्केट के अंदर। हमने देखा है अभी प्याज के रेट कैसे बढ़ते हैं, टमाटर के रेट कैसे बढ़ते हैं, तब अनाज के भी बढ़ेंगे। और जब रेट उसके बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है। और वो कौन होगा? वो खेत मजदूर होगा। तो ये एक और असुरक्षा, एक और अनिश्चितता कि जब मार्केट के अंदर अभी हम देखते हैं, हम ग्रामीण के पास कितने, ग्रामीण क्या शहरों के पास इतने सारे अनुभव है कि जब रेट प्याज का बढ़ता है 100 रुपया तो कितने परिवार प्याज खाना महीनों के लिए छोड़ देते हैं, टमाटर खाना महीनों के लिए छोड़ देते हैं, सब्जियां छोड़ देते हैं, दालों से सब्जियां, सब्जियों से दालों पे शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू रेट्स। और जब अनाज का ही रेट बढ़ जाएगा तो क्या खाएंगे? अभी भी घास की रोटियां भारत के अंदर खाते हैं, अभी भी चूहे खाकर गुजारा करते हैं बहुत सारे हमारे समुदाय। तो क्या हमारी सरकारें पूरे भारत का जो गरीब है, विशेष तौर पे खेत मजदूर है, उसको भी उसी तरफ लेके जा रही हैं? और अंत के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी आशा की किरण, जो मनरेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और मनरेगा का जो मुख्य काम होता है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। वो ट्रेंचिस निकालना, पानी के लिए बांधना, जो कृषि खेती की ज़मीन है उसका विकास करना, फॉरेस्ट के अंदर पेड़ लगाना, उससे जुड़ा हुआ जो 70% काम है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। पर जब कृषि ही कारपोरेट करेगा, कृषि प्राइवेट कम हो जाएगी, कॉर्पोरेट उसके अंदर जाएगा, तो ये सारे काम भी खत्म हो जाएंगे। इसका ये मतलब कि आने वाले समय के अंदर मनरेगा के अंदर काम भी कम हो जाएंगे। पहले ही सरकार मनरेगा के अंदर काम नहीं दे रही, जब अथाह काम है, जब काम की संख्या कम हो जाएगी तो मनरेगा भी कमज़ोर हो जाएगा। तो एक बड़ा हमला, किसान तो जैसे तैसे लड़ लेगा, लेकिन खेत मजदूर का तो पूरा जीवन अनिश्चितता में चला जाएगा, इनसिक्योरिटी में चला जाएगा। अभी तक जो उसका फूड बैंक, अभी तक जो उसको काम मिलता था मनरेगा के अंदर खेत के ऊपर, वो भी उससे छीन जाएगा। और ज़मीन का जो सपना था वो सपना भी आने वाले भविष्य में वो नहीं देख पाएगा। इसलिए खेत मजदूर महत्वपूर्ण हिस्सा है इस आंदोलन का। वो किसानों की सहायता के लिए नहीं है वहाँ पर,
हम किसानों के सिर्फ सॉलिडारिटी के लिए नहीं है, हम अपने जीवन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये हमारा, जितना ये आंदोलन किसानों का है उतना ही आंदोलन ये हमारा है। इसलिए सॉलिडारिटी का प्रश्न नहीं है, ये हमारे अपने आंदोलन का प्रश्न है, इसलिए हम इसका हिस्सा हैं। अंतिम सवाल है आपसे कि भारत का नक्शा यदि बदलना है तो जो ये खेत मजदूर हैं इनके जीवन को बदलना बहुत ही आवश्यक होगा। जब तक इनका जीवन नहीं बदलेगा तो भारत का नक्शा नहीं बदल सकता। इसके लिए इनको क्या एकजुट करना ज़रूरी है? अब ये सवाल आपका बहुत मज़ेदार है। आप भारत मानते किसको हैं? मैं और आप भारत मानते हैं भारत की बहुतायत जनता का, जो गांव के अंदर रहती है, जो छोटा किसान है, जो खेतीहर मजदूर है, जो शहर के अंदर काम करने वाला है। पर हमारी सरकारों का भारत तो वो 8-10 परिवार हैं जहाँ से वो कॉरपोरेट घराने चलते हैं, उनका भारत तो चकाचौंध जो शहर के अंदर कुछ प्रतिशत 1% भारत है, उनका विकास तो उससे उनके आंकड़े आ जाते हैं, वो दिख जाते हैं कि उनका जीडीपी यहाँ पर पहुँच गया। वो जो अमीरों की लिस्ट है उसके अंदर 4 भारतीय आ गए हैं तो उनके लिए विकास हो रहा होता है। लेकिन जब असल भारत की बात आती है तो हम देखते हैं कि भुखमरी, जिसको आप बोलते हैं हंगर इंडेक्स, 111 कंट्रीज़ में से हम 100, 101, 102 इस पे के ऊपर कदम ताल करते हैं, मतलब कि हम भूखे हैं। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। स्टंटिंग, जिसको बोलते हैं ग्रोथ के अंदर कमी, हमारे बच्चे 100 में से 36 बच्चे वहाँ उसके अंदर पाए जाते हैं कि जिनकी शरीर की जो विकास होना चाहिए वो कमज़ोर है। महिलाएं जो बच्चा प्रजनन जिसकी आयु बोलती है, बच्चा पैदा करने वाली आयु वाली महिलाओं में से 50% से ज़्यादा के अंदर खून की कमी है। और ये क्यों है? क्योंकि उनके पास खाने की कमी है, उनके पास जो चाहिए उनको न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी है। और ये कौन है? ये ग्रामीण भारत के अंदर है, ये खेत मजदूर हैं, ये सीमांत किसान हैं। और अगर सही में हम मानते हैं जो आप बोल रहे हैं कि भारत को अगले स्तर पे लेके जाना है, भारत का विकास करना है, भारत का एक चित्र भारत की तरह देखना है जिसके लिए हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी कि सब बराबर होंगे, सब खुशहाल होंगे, तो वो भारत की कल्पना हम बिना खेतीहर मजदूर के, बिना खेत मजदूर के, बिना ग्रामीण मजदूर के खुशहाली के, उनके जीवन को बदले हम नहीं देख सकते हैं। और उनको चाहिए क्या? हम तो नहीं बोल रहे कि साहब अंबानी की तरह आप हमें 23 माला बिल्डिंग दे दीजिए जहाँ से पूरे मुंबई का आपको बीच दिखता हो। हम ये बोल रहे हैं कि हमें ग्रामीण भारत के अंदर एक घर, 2 कमरे की पक्की छत, जिसको ग्रामीण मजदूर बोले कि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना घर है। जो आज वन का अधिकारी आकर उसको बार बार वो कागज़ थमा के जाता है कि ये ज़मीन पंचायत की है, वन की है, तेरे को यहाँ से उठना पड़ेगा। जैसे बिहार के अंदर उन्होंने हरियाली कार्यक्रम के जरिए जितने भी तो पोखरण के आसपास वहाँ के गरीब खेत मजदूर रहता था उसको उजाड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर उजाड़ रहे हैं। वो असुरक्षा से निकल जाए, उसको घर चाहिए। उसको क्या चाहिए? वो बोल रहा है कि मुझे आप कॉरपोरेट की तरह जो टैक्स के अंदर हज़ारों करोड़ों रुपए की छूट देते हैं वो ना दीजिए, मुझे काम दीजिए, आप मनरेगा के अंदर दीजिए, आप, मैं काम करना चाहता हूँ। वो बोल रहा है कि आप, मुझे कोई बड़ी सल्तनत नहीं चाहिए, पर जो मेरा जायज़ हक है ज़मीन वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ। वो बोल रहा है कि जिसके लिए मैंने सपना देखा था कि मेरी सरकार हो जो मेरी शिक्षा का प्रबंध करेगी, मेरी स्वास्थ्य का प्रबंध करेगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मुझे पेंशन देगी, जो मेरे लिए डिपो के अंदर राशन देगी, जिसके लिए मैं अपनी सरकार चुनता हूँ वो मुझे मेरा जायज़ संवैधानिक हक चाहिए। वो ये बोल रहा है कि मुझे कास्ट के नाम के ऊपर आज भी जो दिखाया जाता है कि मेरी जो जाति है उसकी जाति उसके इंसान होने के जो पहचान है उससे बड़ी ना हो जाए। जाति के आधार के साथ उसके ऊपर जो अत्याचार होता है, जो उसके खिलाफ वहाँ पे शोषण होता है, उससे वो निजात चाहता है। जो महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है कि वो दलित है, वो आदिवासी है, कोई भी उसके साथ अत्याचार कर सकता है, उससे वो निजात चाहता है। और वो ये चाह रहा है कि वो इंसान बने। भारत की आज़ादी की जो सपना उसने देखा था कि उसकी सरकार होगी,
जो उसको टीचर स्कूल देगी, हॉस्पिटल देगी, बूढ़ा हो जाएगा बुढ़ापा पेंशन देगी, डिपो के अंदर राशन देगी, वो वही मांग कर रहा है कि आज़ादी की लड़ाई जिसलिए लड़ी थी अपनी सरकार से वो मांग कर रहा है। वो इंसान होने का हक मांग रहा है, जहाँ पर वो सबके बराबर हो, अपनी मेहनत की कमाई खाए। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर भारत के अंदर बहुतायत जनता इंसान होने का हक मांग रही है, उसको इंसान नहीं समझा जा रहा है, तो कैसा खुशहाल भारत, कैसा विकसित भारत और कौन सा विकास। और अगर हमने भारत को विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है, खुशहाल बनाना है, आज़ाद बनाना है, भारत को भारत बनाना है, तो भारत की जनता को खुशहाल बनाना पड़ेगा, जिसका बहुतायत हिस्सा किसान है, खेती हर मजदूर है। और उनकी खुशहाली के बिना, उनके विकास के बिना हम किसी खुशहाल भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते।